बाबू लोग हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग फर्स्ट लॉ पढ़ने जा रहे हैं। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखना क्या होता है ना कि आज की क्लास में तुम्हारा न्यूमेरिकल वगैरह बहुत ज्यादा सॉल्व होगा। तो चलते हैं, आज इंपॉर्टेंट चीज है तो ध्यान दोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता रहता है वीडियो बनाते समय, शुरुआती स्टेज में तो आता ही है प्रॉब्लम। तो चलो देखते हैं, हम यहाँ पे जो भी चीज लिखे है ना वर्क डन के बारे में है, और यहाँ पे जो भी चीज लिखे है ना सिर्फ इंटरनल एनर्जी के बारे में। तो बात कर रहे हैं सबसे पहले कि वर्क डन पे क्या क्या प्रोसेस पे इफेक्ट पड़ता है और इंटरनल एनर्जी पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखो सबसे पहले तुमसे पूछेगा वर्क डन इन आइसोबैरिक, तो क्या बोलोगे तुम, P डेल V या फिर NR डेल V। आइसोबैरिक वर्क डन क्या होता है, 0। वर्क डन इन आइसोथर्मल कितना होता है, 2.303 nRT log V2 बटा V1 या फिर P1 by P2। तो 2.303 nRT होता है भाई, हम लोग जो बचपन में तुमको पहला क्लास पढ़ाए थे कि देखो तुम W इक्वल टू 2.303 nR डेल T V2 बटा log V2 बटा V1। ये पता है कि नहीं। तो यहाँ क्या करना है तुमको, यहाँ इतना लंबा चौड़ा वर्ड नहीं लेना, सिर्फ क्या लेना है 0.3 लेना, ठीक है ना। तो 0.3 लोगे और काम हो जाएगा। चले तो देखो 2.303 नहीं लेना है, सिर्फ क्या लेना है 2.3 लेना है। क्यों, न्यूमेरिकल बनाते समय। तो याद रखना वर्क डन इन आइसोथर्मल कितना होता है 2.3 nR डेल T और log V2 बटा V1 या फिर P1 by P2। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज हम लोग बात करते हैं वर्क डन एडियाबैटिक के बारे में। देखो हम एडियाबैटिक में क्या बताए थे, PV के साथ VT के साथ और TP के साथ, ये रिलेशन था। कैसे कैसे था तुमको याद होना चाहिए, हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। तो बोला ये P2 V2 माइनस P1 V1, जब दो बॉडी दो प्रेशर आ जाए, दो वॉल्यूम आ जाए, तो बोलोगे P2 V2 माइनस P1 V1 बटा 1 माइनस गामा। ये गामा का वैल्यू फिक्स था ना, मोनोएटॉमिक के लिए अलग, डायटॉमिक के लिए अलग, ट्रायटॉमिक के लिए अलग। गामा मतलब क्या होता है, तो गामा बताता है रेशियो ऑफ Cp बटा Cv को, और Cp बटा Cv को बताता है गामा। और गामा तीन तरह का होता है, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और ट्रायटॉमिक। इस तीनों का वैल्यू क्या करिएगा आप लोग, याद रखिएगा। तो चलो आगे चलते हैं हम लोग। इतना क्लियर हो गया। वर्क डन इन पॉलीएटॉमिक। अब सर ये पॉलीएटॉमिक तो हम लोग को नहीं पढ़ा है, तो देखो हम डायरेक्ट एडियाबैटिक तो पढ़ाए थे ना, अरे एडियाबैटिक तो पढ़ाए थे ना। तो एडियाबैटिक पढ़ाते समय बोले थे Pv का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो दो बॉडी के लिए बोले थे P1 V1 का गामा इक्वल टू P2 का V2 का पावर गामा। अरे बोले थे कि नहीं। तो यहां पर गामा का वैल्यू जो था 2 के अंदर था, अरे 2 के अंदर नहीं था, 1.367 था, एक का 1.33 था, एक का 1.14 था। तो मेरे कहने का मतलब 3 गामा का वैल्यू था। लेकिन अगर तुमको ऐसे कहीं पे मिल जाए Pv का पावर 3 इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मतलब ये जो n है ये n होगा, n का वैल्यू 3। इसका मतलब ये बता रहा है कि पॉली एटॉमिक प्रोसेस है। कौन प्रोसेस है, पॉली एटॉमिक प्रोसेस। समझ में आ गया, अरे बोलिए ना। चलो तो देख लेना ये पॉली एटॉमिक प्रोसेस में क्या आता है, P1 V2 T2 V2 माइनस P1 V1 बटा 1 माइनस a। ये a को हम लोग n भी बोल सकते हैं, कैपिटल n मतलब नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक, कितना नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक हो रहा है। समझ में आ गया ना, क्लियर। तो चलो हम लोग वर्क डन सीखेंगे। अब हम लोग आए थे इंटरनल एनर्जी में। कहां आए थे, इंटरनल एनर्जी में। ये इंटरनल एनर्जी क्या होता है, तो इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ चुके हैं, बट इंटरनल एनर्जी कहां कहां जीरो होता है, कौन प्रोसेस में क्या होगा। तो सबसे पहले क्लोज साइकिल मतलब मान लीजिए ये हम इसको मिटा के एक चीज दिखाना चाह रहे हैं, देखिएगा। मान लीजिए कोई सर्किल है और ये क्लोज है। अब बोल रहा है इधर P रखे इधर V रखे, ठीक है। तो ये क्लोज सर्किल हो गया। तो क्लोज साइकिल में क्या होता है, तो क्लोज साइकिल में डेल U मतलब इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होता है, 0। थर्मल में क्या क्वेश्चन, टेंपरेचर क्वेश्चन। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में भी डेल U क्या होता है, 0। एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल U क्या होता है, माइनस W। तुम लोग सर ये सब याद रखेंगे, अगर नहीं याद रखोगे तो न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, जो सच्चाई हम बता रहे हैं। अगर तुमको न्यूमेरिकल बनाना है, नीट का जेईई का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है, तो तुमको ये दोनों चीज याद रखना पड़ेगा। और थर्ड चीज जो हम चार्ट बनाने वाले हैं वो भी याद रखना पड़ेगा, तभी तुम्हारा न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा। चले आगे। तो सबको समझ में आ रहा है क्या, नहीं समझ में आ रहा है तो कोशिश करो समझने का। वैसे हम बहुत इजी लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, बहुत इजी पढ़ा रहे हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहे। चले आगे। तो दूसरा ये सब पढ़ा चुके हैं यार। आइसोबैरिक में क्या कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट। तो प्रेशर कांस्टेंट था, तो आइसोबैरिक में इंटरनल एनर्जी का फार्मूला क्या बन के आता है, U इक्वल टू म्यू Cv डेल T। म्यू मतलब, अरे म्यू मतलब नंबर ऑफ मोल, n से भी दिखा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे म्यू मतलब n से भी दिखाए थे। तो आइसोबैरिक में भी म्यू Cv आता है, आइसोकोरिक में भी म्यू Cv आता है। तो मुझे सर Cp ना आना चाहिए था। Cp मतलब मॉलिक्यूलर मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और Cv मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। याद रहेगा ना। तो देख लेंगे हम लोग, जहां पे जो चेंज होगा वैसा काम कर लेंगे। और आइसोकोरिक का भी ये होता है। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं 4। तो हेडिंग दो कि ऑल प्रोसेस इन
एक ऊपर में हेडिंग दे दो ऑल प्रोसेसिंग और इसके नीचे चार्ट बना दे। चलो शुरू करें। चले तो सबसे पहले हम लोग देखो बाबू, आज का क्लास पहले बता दे रहे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम चाहते हो थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन बनाना तो आज हम वीडियो के साथ साथ वीडियो के लास्ट एंड में तुम्हारा आज से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल होगा, जेईई मेंस का, नीट का और तुम्हारे एग्जाम से रिलेटेड जो भी एग्जाम से रिलेटेड है, तुम्हारा नीट कंपटीशन रिलेटेड सब क्वेश्चन हम डाल देंगे। कहां? यूट्यूब के मतलब लेक्चर के बाद। तो वो पेज सब होगा, देख लेना, या फिर टेलीग्राम चैनल पे हम डाल देंगे। तो अभी तुम लोग क्या करना ना, तुमको आज हम जो भी चीज पढ़ा रहे हैं अगर सुकून से समझ के एक पेज में नोट कर लिए तो तुम्हारा न्यूमेरिकल यूं बनेगा थर्मोडायनामिक्स का, ये मेरा वादा है। तो चलो हम लोग पढ़ चुके हैं। सबसे पहले क्या क्या पढ़े, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग थर्मोडायनामिक्स लॉ पढ़ रहे थे, इसमें फर्स्ट लॉ पढ़े। फर्स्ट लॉ क्या था? Q इक्वल टू, बोलो ना, U प्लस W। Q इक्वल टू U प्लस W। Q मतलब हीट, U मतलब इंटरनल एनर्जी और W मतलब वर्क डन। ठीक है क्या? तो सबसे पहले हम लोग आज करते हैं क्या, कौन सा प्रोसेस पढ़े थे फर्स्ट लॉ पे। फर्स्ट लॉ में क्या क्या इफेक्ट हुआ था? तो पहला प्रोसेस का नाम था आइसोबैरिक, दूसरा प्रोसेस का नाम था आइसोकोरिक, तीसरा प्रोसेस का नाम था आइसोथर्मल, चौथा प्रोसेस का नाम था एडियाबैटिक। इसमें ग्राफ क्या था, इसमें क्या कांस्टेंट था, इससे रिलेटेड कौन फार्मूला बन के आया था, सब बात आप लोगों को पता है कि भूल गए? जी सर। पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर भूल गए हो तो फिर से वीडियो देख लेना भाई। और हम ये थर्मोडायनामिक्स को कल खत्म कर देंगे। आज का इंपॉर्टेंट क्लास है और कल का भी इंपॉर्टेंट क्लास है, तो ये दोनों क्लास जरूर अटेंड करना सब आदमी, और अपने दोस्त सबको भी भेज दो जिसको थर्मोडायनामिक्स समझ में नहीं आ रहा। पूरा फिजिक्स हम यहाँ पे पढ़ाएंगे, परेशान नहीं। ठीक है, तो चलो हम लोग चलते हैं। आज इस चार्ट को लेते हैं, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो चार्ट हम बनाए हैं, पहले तो तुम इसको 100 मतलब 1080 पे ले जाके फोटो खींच लेना, मतलब अच्छी क्वालिटी में ले जाके फोटो खींच लेना, उसके बाद फिर लो क्वालिटी करके समझना। तो चलो पहले फोटो खींच लो सब आदमी, स्क्रीनशॉट खींच लिए? अगर खींच लिए तो आज हम लोग पढ़ते हैं। बोल रहा है क्या कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाइड ऑन डिफरेंट प्रोसेस। ये डिफरेंट प्रोसेस पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पता करते हैं, ढालते हैं, तो कैसा पता चलता है? तो फर्स्ट लॉ का फार्मूला था Q इक्वल टू U प्लस W। इसी इक्वेशन को बोलते हैं, इसी फार्मूला को बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। समझ में आ रहा है क्या? चलो बोला ये Q को भैया आप dQ भी लिख सकते हैं और आप du भी लिख सकते हैं और dW भी लिख सकते हैं, या del Q भी लिख सकते हैं, या del U भी लिख सकते हैं और del W भी लिख सकते हैं, या dQ भी लिख सकते हैं, या del भी लगा सकते हो। del मतलब होता है चेंज, del भी लगा सकते हो। ये सब लिख सकते हो। ये दोनों का मतलब होता है, इसको बोलते हैं डेवा और इसको बोलते हैं डी। ये दोनों मतलब, इस दोनों का मतलब होता है स्मॉल चेंज या डिफरेंशिएशन वाला चेंज। इतना बात क्लियर हो गया? तो बोल रहा है क्या कि चलिए पहला प्रोसेस, यहाँ पे हम 4-5 प्रोसेस लिखे हैं। पहले प्रोसेस का नाम है साइक्लिक प्रोसेस, दूसरे प्रोसेस का नाम है आइसोकोरिक, तीसरे प्रोसेस का नाम है आइसोथर्मल और चौथे प्रोसेस का नाम है एडियाबैटिक और पांचवें प्रोसेस का नाम है आइसोबैरिक। अब हमको बताओ तो जल्दी जल्दी अपने मन में बताना, अपने मन में सोचना। चलो साइक्लिक प्रोसेस में Q क्या होता है? Q मतलब हीट, Q मतलब हीट, U मतलब इंटरनल एनर्जी और W मतलब वर्क। ठीक है, तो बोला साइक्लिक प्रोसेस में Q किसके इक्वल होता है? W के। साइक्लिक प्रोसेस में Q किसके इक्वल होता है? W के। मतलब हीट और वर्क क्या होगा? सेम होगा। कहां? साइक्लिक प्रोसेस में। लेकिन साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी क्या होगा? जीरो। और साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकालेंगे? तो जो एरिया दिया होगा ना उसको जोड़ देंगे, वही वर्क डन आ जाएगा। तो देखो जैसे साइक्लिक प्रोसेस ये है दोस्त, ये साइक्लिक प्रोसेस है दोस्त, ये साइक्लिक प्रोसेस है दोस्त, ये साइक्लिक प्रोसेस है, देख रहे हो? दिस इज द क्लोज लूप साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकालेंगे? उसके एरिया को जोड़ के। और साइक्लिक प्रोसेस इंटरनल एनर्जी क्या? जीरो। साइक्लिक प्रोसेस में हीट क्या? W के इक्वल। सुनिए बाबू, आप लोग जहां पे पढ़ते हैं वहां पे इस चार्ट को लिख के चिपका देना, तुम्हारा एक क्वेश्चन यहां से नीट का बन जाएगा, ये मेरा बात है। इधर आ जाओ। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। अब हमको बताओ तो आइसोकोरिक में क्या कांस्टेंट था दोस्त? जल्दी बताओ। वॉल्यूम कांस्टेंट था, याद है? अगर वॉल्यूम कांस्टेंट था तो du क्या हो गया था? dv क्या हो गया था? जीरो। dv क्या हो गया था? जीरो। तो सुनो, अगर तुम्हारा आइसोकोरिक में पूछे कि भैया हीट क्या होता है, तो आइसोकोरिक में हीट किसके इक्वल होता है? इंटरनल एनर्जी के। आइसोकोरिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? म्यू cv del t। तो एक चीज हमको बताओ, जब पता है तुमको Q del U के इक्वल है तो del U की जगह भी तो cv del t लिखे हैं, तो ये सब तो इक्वल हो जाएगा ना? सही बात है। तो तुमसे पूछेगा आइसोकोरिक प्रोसेस में हीट बताओ, तो क्या बोलोगे? म्यू cv del t। तुमसे पूछेगा आइसोकोरिक प्रोसेस में हमको इंटरनल एनर्जी बताओ, तो बोलोगे म्यू cv del t। बताओ इज द सेम से। अरे समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। तुमसे पूछेगा आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है? जीरो। चुपचाप रख लो, कैसे जीरो होगा हम बता चुके हैं वहां। ठीक है, यहां चार्ट बता रहे हैं।
दूसरा आइसोथर्मल, यहाँ क्या कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, यहाँ क्या कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट आइसोथर्मल में, तो हीट आइसोथर्मल में क्या होगा, वर्क डन के इक्वल, आइसोथर्मल में वर्क डन के इक्वल हो जाएगा हीट, तो आइसोथर्मल में इंटरनल एनर्जी भी जीरो होता है। तो याद रखोगे इन टेम्परेचर कांस्टेंट के साथ साथ इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होता है, कहां, आइसोथर्मल में, याद रहेगा। और ये फॉर्मूला आगे चलो तो देखते हैं, आइसोथर्मल में देखिए टेम्परेचर और यू क्या कांस्टेंट, लेकिन इंटरनल एनर्जी क्या, जीरो, लेकिन वर्क डन क्या, तो आइसोथर्मल क्वेश्चन में बोल दे कि भैया टेम्परेचर कांस्टेंट है, नहीं बोले तो बोल देगा आइसोथर्मल कांस्टेंट है। जैसे आइसोथर्मल कांस्टेंट बोला कि तुम्हारे दिमाग में जाना चाहिए W इक्वल टू 2.3 nRT log V2 बट्टा V1, वॉल्यूम है तो V2 बट्टा V1, अब प्रेशर है तो P1 बाय P2, याद रहेगा। चलो आगे चलते हैं हम लोग, ये दोनों फॉर्मूला देख लेना, सॉल्व कर लेना, बहुत अच्छा नहीं बता रहे हैं, ऐसे कोई नहीं बताएगा, मेरा वादा है, जो बता रहे हैं चुपचाप रखना। दूसरा हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में P, V और T के बीच में रिलेशन था, तुमको हम बता चुके, बार बार नहीं बोलेंगे। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट क्या होता है, जीरो। एडियाबैटिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल, -W के, याद रहेगा, जरूर याद रखना, del U इक्वल टू -W। लेकिन वर्क डन इन आइसोथर्मल क्या होगा, देखो ये भाई इधर देखो, तो भाई लोग इसको मैं मिटा रहा हूं, देखना कुछ लिखने के लिए मिटा रहे हैं। हम बोले W इक्वल टू nR del T बट्टा 1 माइनस गामा, ये n मतलब नंबर ऑफ मोल, R मतलब गैस कांस्टेंट, del T मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो हम यहां पे लिख ले 10T टेम्परेचर फाइनल माइनस टेम्परेचर इनिशियल, और del T हटा दें, सही है, तो दिस इज द राइट। लेकिन क्या पता है ना, PV इक्वल टू nRT होता है, अरे बोलो ना, जब PV इक्वल टू nRT है तो nRT के जगह पे ये nR del T के जगह पे PV भी तो लिख सकते हैं। एक और फार्मूला बन के आएगा P1 V1 माइनस P2 V2 बट्टा 1 माइनस गामा, ये गामा का वैल्यू तुमको बता चुके हैं, मोनो डाई और ट्राई का यूज होगा। चलें आगे चलो, हम लोग बात करते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। ये आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या बताए थे, क्या कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट। तो प्रेशर कांस्टेंट होगा तो U का फार्मूला हम गलत बोले क्या, वहां गलत बोले, सही कर लेना तुम लोग, दोनों तरफ CP आएगा। अरे भैया वहां एक फार्मूला नहीं बताया था इंटरनल एनर्जी का, इंटरनल एनर्जी यहां पे CP ना आएगा। आइसोबैरिक प्रोसेस है तो क्या कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, तो ये n के म्यू की जगह n भी लिख सकते हैं, म्यू मतलब नंबर ऑफ मोल, n मतलब भी नंबर ऑफ मोल। इसका फार्मूला होता है गिवन मास बट्टा मोलिकुलर मास। अब मोलिकुलर मास निकालना कैसे है तो सीख लेना जाके पहले लेक्चर में। तो बोल रहा है क्या, म्यू इक्वल टू CP del T, म्यू मतलब नंबर ऑफ मोल, CP मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, del T मतलब चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, और ये del U का भी वही फार्मूला होगा। इसका मतलब Q और W क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, कहां आइसोबैरिक प्रोसेस, याद रहेगा। तो दोनों में सेम फार्मूला। तीसरा बर्डन का फार्मूला आ गया, ये खेल खत्म। चार्ट समझ में आ गया, अगर चार्ट समझ में आ गया है तो मेरे साथ लिखो क्वेश्चन नंबर 1। अगर क्वेश्चन मेरे साथ बनाओगे तो बहुत मजा आएगा, नहीं बनाओगे तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। हम यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन सिखाएंगे और 4 से 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल सीख गए, यही 4 से बनेगा, ये मेरा बात है। तो शुरू करें, अरे शुरू करें, तो चलो लिखो क्वेश्चन नंबर 1, चलो रेडी स्टार्ट। चलो देखो यहाँ पर नीट 2014 का क्वेश्चन है, तुम्हारे नीट का 2014 में पूछा गया है। देखो पहले सबसे पहले क्वेश्चन बनाने का तरीका हम बता रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को कम से कम, अभी नीट का एग्जाम तो नहीं दे रहे हो, अभी घर में प्रैक्टिस कर रहे हो, तो कम से कम 2 बार क्वेश्चन पढ़ना है। अगर तुम 2 बार क्वेश्चन पढ़ लिए तो देखो कि गिवन क्वेश्चन में क्या क्या चीज गिवन है वो लिख लो। अगर तुम गिवन नहीं पता चल पा रहा तो उसके SI यूनिट से पता करो कि गिवन क्या क्या दिया है, वो गिवन लिख लो। गिवन लिखने के बाद सोचो कि तुमको इस कंसेप्ट से रिलेटेड कौन सा फार्मूला याद है, इस फार्मूला गिवन डाटा से रिलेटेड कौन सा फार्मूला याद है, कौन सा ट्रिक याद है, कौन सा कंसेप्ट याद है, उसको सोचो 2 मिनट के लिए। अगर तुम सोच ले रहे हो तो उस फार्मूला को वहां पे लिखो और डाटा सबको पुट करो, आंसर आ जाएगा। नहीं सोच पा रहे हो इसका मतलब तुम्हारा थ्योरी खराब है, तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि कैसे कौन डाटा पे बात करना है। तो देखो हम क्वेश्चन बनाना सिखा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन। देखो ये दोस्तों बहुत काम का चीज बता रहे हैं, देख लेना, ना समझ में आए तो वीडियो बार-बार पीछे कर लेना। देखो बोल रहा है क्या कि भैया एक मोनो एटॉमिक गैस है, क्या बोला क्वेश्चन में, बोल रहा है एक मोनो एटॉमिक गैस है जिसका प्रेशर P है, जिसका प्रेशर क्या है, तो हम मान लेते हैं P1 इक्वल टू P है। दूसरी बार बोल रहा है वॉल्यूम क्या है, तो V1 इक्वल टू V है, मान लें। बोला इस दोनों को हम आइसोथर्मली, पहली बार प्रोसेस क्या करवाए, आइसोथर्मल प्रोसेस में डाल दिए, आइसोथर्मली प्रोसेस में डाल दिए, आइसोथर्मली प्रोसेस में डाल दिए। बोला जैसे प्रेशर P था, वॉल्यूम V था, इसको हम आइसोथर्मल कराए कि ये कन्वर्ट हो गया, V2 क्या बन गया 2V में, और प्रेशर क्या बन गया, तो प्रेशर का नहीं पता तो प्रेशर का P2 लिख लो। नहीं पता, नहीं पता, चले आगे।
उसके बाद बोल रहा है क्या कि फिर हम क्या किए, एडियाबैटिक प्रोसेस करवाए। अब हम क्या करवाए, दूसरा बार क्या करवाए, दूसरी बार क्या करवाए, एडियाबैटिक। तो बोल रहा है एडियाबैटिकली करवा दिए। तो एडियाबैटिकली करवाने से वॉल्यूम जो था वो हो गया 16 V, और जो प्रेशर था वो प्रेशर आप हमको बताइए, तो P3 लिख देते। अरे इतना बात क्लियर हुआ? अरे बोलो ना, हाँ ना। अगर इतना बात समझ में आ गया तो चलो हम लोग आ जाते हैं। देखिए हमको बताओ तो आइसोथर्मली में प्रेशर इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अरे बोलो ना, है ना। प्रेशर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो हमको बताना, यहां से निकाल सकते हो इस दोनों के बीच में, सिर्फ इस दोनों के बीच में देखो, इस दोनों के बीच में देख लिए। अरे बोलो ना, हाँ। तो इस दोनों के बीच में देखोगे तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 हो जाएगा। P1 कितना दिया, P दिया है, V1 V दिया है, P2 नहीं पता है, V2 2 भी दिया है, तो P2 आ जाएगा PV बट्टा 2V, VV कट गया तो बच गया P/2। क्या इसके जगह पे हम लिख दे P2 हमको आ गया P/2, लिख लें। अब देखो, अब इसको भूल जाओ, आइसोथर्मली का काम खत्म। अब हमको कहां जाना है, P3 के पास। तो एडियाबैटिकली प्रोसेस में गए तो P3 के पास चलेंगे। तो अब हम इसको देखेंगे, सिर्फ इस सिस्टम को देखेंगे और क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हमको बताओ तो एडियाबैटिकली प्रोसेस में PV के साथ कैसा रिलेशन था, क्या ऐसा रिलेशन था, PV का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अरे पढ़ाए थे। तो दो बॉडी है ना, दो सिस्टम है ना, तो दो बॉडी के लिए फार्मूला नहीं बताए थे, P1 V1 का पावर गामा इक्वल टू P2 V2 का पावर गामा, हाँ या ना। तो हम लिख ले P1 बट्टा P2 इक्वल टू V2 बाय V1 का पावर गामा। अरे लिख सकते हैं, व्हाट इज गामा, गामा इज द Cp बाय Cv। तो कौन सा गैस है, मोनोएटॉमिक। वैसे क्वेश्चन में गामा दिया हुआ, देखो कितना दिया हुआ, 5/3। तो ये P3 निकालना है, मतलब मान लेते हैं इसको P3 मान लेते हैं, P3 इसको मान लेते हैं और इसको हम P2 मान लेते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना भाई। अरे बोलो ना, इस V1 को हम V2 मान लेते हैं और इस V3 को हम V3 मान लेते हैं, सही है ना। अरे बोलो ना भाई, तो चेंज कर लो अपने से। तो चलो ठीक है, अब तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो चलो इधर देखो, ये बच्चे लोग इधर देखो। तो अब इसमें हम फार्मूला पुट करो, डाटा सब पुट करो। तो बोलना P2 कितना है, P/2। P3 कितना है नहीं पता, यही ना निकाला है। दूसरा V3 कितना है, V3 16 है, 16 भी है, और V1 कितना है, V1 2 भी है, यही पावर है क्या, कितना 5/3। काट दे, VB काट दे, तो बच जाएगा P बट्टा 2P3 इक्वल टू 8/1 का पावर 5/3। अरे बोलो ना, इस 2 का क्यूब करोगे तो 8 हो जाएगा। अरे बोलो ना, 2 का पावर इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखो तो इधर दिख रहा है क्या। चलो तो बोल रहे क्या कि P बट्टा 2P3 इक्वल टू 2/1 का पावर 3 इंटू 5/3, या 3 कट गया तो बच गया P बट्टा 2P3 इक्वल टू 2 का पावर 5। अरे बोलो ना, हाँ ना। तो 2 का पावर 5 कितना होता है दोस्त, 2 का पावर 5 करोगे तो बोलो ना 64 होता है क्या। अरे करके देख लो, 2 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 4 4 2 8 8 16 16 32 होता है, कितना होता है 32। तो P3 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ तो, P3 हो जाएगा P बट्टा 32 दूनी 64। तो आंसर विल बी P बट्टा 64। तो ऑप्शन देखो तो आंसर क्या आ गया, P/64। तो हमको तो ऑप्शन मिल गया कि ऑप्शन नंबर 2। लेकिन सुनो भाई, तुम लोग सर इतना लंबा चौड़ा हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, सुनिए भाई, इतना लंबा चौड़ा हम तुमको समझाए ना, कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए ना पड़ा हुआ है। लेकिन तुम्हारा अगर प्रैक्टिस ऐसे क्वेश्चन पे हो गया